वेलकम टू द स्टडी एकेडमी। आज हम लोग गोदान का थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसके अंतर्गत गोदान डूबते हुए सामंतवाद तथा उभरते हुए पूंजीवाद की कथा है, अथवा गोदान अपने युग का प्रतिबिंब है तथा आने वाले युग की प्रसव पीड़ा। गोदान 1936 ईस्वी की रचना है, जब भारतीय समाज एक जटिल तथा तीव्र संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। एक ओर ग्रामीण जीवन में ढहते हुए सामंतवाद के तत्व दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी ओर शहरी जीवन में पूंजीवाद या महाजनी सभ्यता के संकेत भी उभरने लगे थे। इस संक्रमण काल का महाकाव्यात्मक उपन्यास होने के कारण गोदान दोनों तत्वों को धारण करता है, बिखरते हुए सामंतवाद की विशेषताओं को भी और उभरते हुए पूंजीवाद के लक्षणों को भी। गोदान में इन दोनों की युगपत उपस्थिति कई बिंदुओं पर दिखाई पड़ती है। गोदान मुख्यतः कृषक जीवन की गाथा है, जहां सामंतवादी संरचना अभी तक बनी हुई है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था ने एक आम किसान को किस प्रकार तोड़कर रख दिया है। होरी की दशा दिन दिन गिरती जा रही थी। जीवन के संघर्ष में सदैव उसकी हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत न हारी। अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आती थी। सामंतवादी व्यवस्था जिस राजनीतिक संरचना पर टिकी होती है, उसमें जमींदार वर्ग की केंद्रीय भूमिका होती है। प्रेमचंद ने राय साहब के माध्यम से संकेत दिया है कि यह व्यवस्था लंबे समय तक अब नहीं चल पाएगी। राय साहब होरी से कहते हैं, लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। इस ढहते हुए सामंतवाद के बरक्स प्रेमचंद ने उभरते हुए पूंजीवाद का भी विस्तृत चित्र खींचा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजी और मुनाफे के सिद्धांत पर टिकी होती है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि यह अर्थव्यवस्था बिना मेहनत किए सिर्फ बुद्धि का खेल खेलने वाले पूंजीपति वर्ग को कैसे दिनों दिन अमीर बनाती जाती है। मेहनत की दुनिया और मुनाफे की दुनिया का अंतर्विरोध उन्होंने मिस्टर खन्ना तथा कुछ अन्य चरित्रों के माध्यम से दर्शाया है। कुछ उदाहरणों में देखा जा सकता है। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वह केवल अपने अध्यवसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूजता था। खन्ना के संबंध में राय साहब की सोच, यह जो आज सैकड़ों करोड़पति बने हैं, इसी स्पेकुलेशन से बने हैं। मिनटों में लाखों का वारा न्यारा हो जाता है। बाजार का चढ़ाव उतार कोई आकस्मिक घटना नहीं है, इसका भी विज्ञान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल कि धोखा हो जाए। मिस्टर खन्ना राय साहब से। उसके यानी मालती के बाप उस विचित्र जीवों में से थे जो केवल जवान की मदद से लाखों के व्यारे न्यारे करते थे। दूसरे शब्दों में दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। सामंतवादी समाज में केंद्रीय महत्व जाति, बिरादरी और मर्यादा का होता है, न कि धन का। इसके विपरीत पूंजीवाद जिस समाज को जन्म देता है, उसमें धन को केंद्रीय महत्ता प्राप्त होती है। होरी और मिस मालती के दो कथनों से यह सामाजिक संक्रमण स्पष्ट हो जाता है। होरी, जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है,
वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती में जो मर्याद है वह नौकरी में तो नहीं है। मालती का कथन। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के सामने हे हैं। कुछ अन्य लक्षण। प्रेमचंद ने इस नई सभ्यता के कुछ विशेष लक्षण भी सविस्तार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने दिखाया है कि पूंजीवादी विकास लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को जन्म देता है, किंतु वे इस बात को दिखाने से नहीं चूकते कि लोकतंत्र वस्तुतः धनतंत्र ही है। मिर्जा खुर्शीद कहते हैं, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। छापे खाने तथा नगरीकरण के विकास के साथ पत्रकारिता का उदय भी होता है। तत्कालीन पत्रकारिता राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के समय स्वाधीनता के विचारों की वाहक होने का दावा करती थी, किंतु प्रेमचंद दिखाते हैं कि पूंजी के सामने पत्रकारिता कैसे बिकाऊ हो जाती है। राय साहब द्वारा लालच दिए जाने पर जब ओंकारनाथ अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित हो जाते हैं, तो वे अपनी पत्नी के समक्ष अपनी बेईमानी को इस प्रकार न्यायोचित ठहराते हैं। मैंने भी सोचा, एक इनके ठीक हो जाने से तो देश से अन्याय मिटा जाता नहीं, फिर क्यों न इस दान को स्वीकार कर लूं। जो गरीबों को लूटता है, उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत न समझाना पड़ेगा। 1936 में शहरी भारत में विभिन्न सामाजिक वर्गों की अधिकार चेतना प्रबल होते हुए दिख रही थी, जिसमें नारी वर्ग केंद्रीय था। 1927 में इस नारी आंदोलन को पहला राष्ट्रीय मंच भी मिल चुका था। प्रेमचंद ने मिस मालती और सरोज जैसे चरित्रों के माध्यम से नारीवादी आंदोलन के शुरुआती रूप को प्रस्तुत किया है। गोदान के लेखन के समय देश में किसान विद्रोह भी होने लगे थे और दलित चेतना भी उभार पर थी। राम सेवक के कुछ कथनों के माध्यम से किसानों की उभरती हुई चेतना को तथा सिलिया के परिवार के आक्रोश के माध्यम से उभरती हुई दलित चेतना को प्रेमचंद अभिव्यक्ति दी है। सामंतवाद और पूंजीवाद के चित्र प्रस्तुत करना अपने आप में गोदान का उद्देश्य नहीं है। प्रेमचंद ग्रामीण संरचना में निहित शोषण और दमन को संपूर्णता में दिखाने के लिए शहर और महाजनी सभ्यता को लाते हैं। उनकी मर्मभेदी दृष्टि से यह भी देखा है कि दोनों व्यवस्थाएं वंचित वर्ग के शोषण और दमन पर टिकी है। जो हालत गांव में किसान की है, वही शहर में मजदूर की है। इस प्रकार होड़ी और गोबर अलग अलग तरीके से शोषित वर्ग के ही दो प्रतीक हैं। दोनों के वंचनों का यह तुलनात्मक संदर्भ द्रष्टव्य होता है। होड़ी कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज न ले, जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं भरता। अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्ति अकेले उसी के सर न थी। प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकतर की दशा तो इससे भी बदतर थी। गोबर ने खोचे से निराश होकर शक्कर की मिल में नौकरी कर ली। दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर में लौटता तो उसकी देह जरा भी नहीं ठहरती।
यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और उस तूफानी शोर का उस पर प्रभाव लगा रहता था। सब श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबोया करते थे। तो इस प्रकार से जो है अन्य प्रसंगों के माध्यम से आज हम लोगों ने गोदान अपने युग का प्रतिबिंब है तथा आने वाले युग की प्रसव पीड़ा इसको देखें, अथवा जो है गोदान डूबते हुए सामंतवाद तथा उभरते हुए पूंजीवाद की कथा है, इसको जो है आज हम लोग पार्ट 3 में देखें। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 4 में जो है देखेंगे गोदान में आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। तो धन्यवाद।